दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी अधिवक्ता देवाशीष यादव और आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट द पाथ फाइंडर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हमारे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचे। दोस्तों मैं आपको दहेज प्रथा कानून के बारे में आज बताना चाहूँगा। दोस्तों हम इसके थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना चाहेंगे। दोस्तों हमारा देश प्राचीन काल से ऋषि मुनियों का देश रहा है और हमारे देश की एक परंपरा रही है कि यत् नार्या पूजन्ते तत् देवा रमन्ते, अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। दोस्तों इस भावना को ध्यान में रखते हुए हमारे देश का कानून महिला संरक्षण अधिनियम, जो महिला संरक्षण के या महिलाओं के जो महिला शोषण के विरुद्ध जो कानून है हमारे देश में, वह महिलाओं की तरफ थोड़ा सा झुकाव करते हैं, उनका बचाव करते हैं ताकि समाज में वो अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सके। दोस्तों इन्हीं कानूनों में एक दहेज प्रथा का कानून है, जो कि दहेज जैसी समस्या हमारे देश की बहुत प्राचीन समस्या रही है। हमारे देश में चूँकि सन आज़ादी के बाद हमारा देश लगभग दो तबकों में बढ़ चुका था, एक तरफ अमीर वर्ग और एक तरफ गरीब वर्ग, और बीच का जो मध्यम वर्गीय था जो अपनी बहन बेटियों की शादी करने में जो तकलीफ़ उठा रहा था, दहेज जैसी कुप्रथाओं से जो भरा हुआ था, तो सरकार ने 498 एक कानून लाया और उस कानून के तहत दहेज संबंधी जो समस्याएं थी उनका निवारण करना शुरू कर दिया। दोस्तों इस कानून की प्रासंगिकता आज वर्तमान समय में कुछ बदल चुकी है। हमारे देश में आज इस 498 कानून का सर्वाधिक दुरुपयोग होता रहा है। आज हमारे देश में हमारे देश के जो युवा हैं, जो नई नई शादी करते हैं, जो अपने जीवन का सपना देखते हैं, शादी करने के बाद उन्हें झूठे दहेज के मुकदमे में फंसा दिया जाता है। यहाँ तक उनके परिवार और रिश्तेदारों को भी इस मुकदमे में फंसा दिया जाता है, जिससे वो अपने समय, जीवन का समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इस तरह से आने वाली समस्याओं के बारे में निवारण करने का कोशिश करूंगा। दोस्तों मैं आपको यही बता देना चाहता हूं, इस चैनल का जो उद्देश्य है वो आपको जानकारी देना है, आपको कानून की वह जानकारी देना है जिससे आपकी समस्या अगर कोई समस्या आती है तो आप तत्काल प्रभाव से वो उचित कदम उठाकर अपने जीवन में वह समस्या का निवारण कर सकें। दोस्तों मैं अधिवक्ता देवाशीष यादव एक प्रैक्टिशनर लाया हूँ और प्रैक्टिस में जो आने वाली समस्याएं होती हैं मैं उनकी तरफ गौर करता हूँ। सिद्धांत तो आपने बहुत सारे यूट्यूब में देख लिया होगा और किताबों में पढ़ लिया होगा। दोस्तों मैं शुरू करता हूँ आपकी समस्याओं पर। दोस्तों दहेज प्रथा का कानून जब आपके परिवार कोई महिला या फिर कोई नई विवाहिता कोई भी तहरीर थाने में जाकर देती है कि हमारे ससुराल वाले या हमारे जो पति हैं वह हमसे दहेज की मांग कर रहे हैं, ऐसी कोई तहरीर जब आपके संबंधित थाने में दी जाती है तो सर्वप्रथम यह जो तहरीर होती है यह उस थाने की महिला सेल में जाती है, क्योंकि महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हर थाने में एक महिला सेल ही बनाई जाती है। और उस महिला सेल से आपके पास फ़ोन आता है कि आपके खिलाफ़ यह तहरीर जो दी गई है आप आकर के इस कारणों को स्पष्ट करें। दोस्तों हम यहीं पर गलती कर देते हैं कि हम हमारे समाज में आज भी जो कि इतना हम प्रोग्रेस हो चुके हैं हर क्षेत्र में, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम कोर्ट कचहरी और पुलिस से डरते रहते हैं। दोस्तों यह थोड़ा सा कह सकते हैं कि विडंबना भी है कि इन चीज़ों को हमारे सामने खुलकर कोई किसी ने रखा भी नहीं है, इसलिए हमें डर भी लगता है। लेकिन दोस्तों जब आप समस्या में जब आपके ऊपर समस्या आ जाती है, जब आपके खिलाफ कोई तहरीर दे दी जाती है, तो हमें अपने मन को मजबूत करके मान लेना चाहिए कि हमें हर तरह से उस जो हमारे खिलाफ जो एप्लीकेशन दी गई है, जो हमारे पर तहरीर दी गई, उसे हमें हर तरह से फेस करना है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही वो एप्लीकेशन महिला सेल में पहुँच जाती है, आपको तुरंत वहाँ पर पहुँच अपने कारणों को स्पष्ट करना चाहिए और अपनी ये जानकारी देना चाहिए उस महिला अधिकारी को कि जो एप्लीकेशन दी गई है ऐसे हमने कोई मांग नहीं किया है, ना तो हमने ऐसी कोई डिमांड की है। और अगर वह महिला अधिकारी आपके कथनों से, आपके द्वारा स्पष्ट कारणों से संतुष्ट रहती है तो वह उस एप्लीकेशन को वहीं डिस्पोज कर देती है और यहीं से आपका मुकदमा ख़त्म हो जाता है। दोस्तों एक विश्लेषण का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि अगर आपके खिलाफ़ कोई तहरीर दी जाती है, आप उस तहरीर देने के बाद अब जब आपके खिलाफ़ फ़ोन आता है थाने से कि आप आएँ और आपकी पत्नी ने यह ऐसा आपके खिलाफ़ तहरीर दी है, आप अपने कारण को स्पष्ट करें, अगर ये आप पहुंचकर वहाँ पर अपने कारण स्पष्ट कर देते हैं तो आपके खिलाफ़ कोई भी अपराध नहीं बनता है और वो एप्लीकेशन लगभग 70% है कि डिस्पोज हो जाती है। 30% एक्सेप्शनल आपके खिलाफ़ कुछ ऐसे सबूत हैं जो उसे नहीं, जो आप साबित नहीं कर पा रहे उसके सामने कि हमने ऐसा नहीं किया है। क्योंकि मुकदमा, मैं यह वीडियो के माध्यम से एक झूठे दहेज प्रथा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, तो जो व्यक्ति झूठे दहेज प्रथा के मुकदमे से परेशान है वही इस वीडियो को गौर से देखें। लेकिन जो लोगों ने वाकई में दहेज मांगा है मैं पहले सबसे पहले उनकी आलोचना करता हूं और वो लोग कृपया इस वीडियो को मत देखें।
तो मैं आगे बताना चाहूँगा कि जो लोग, अगर आप थाने पहुंचकर अपना कारण को स्पष्ट कर देते हैं तो वो एप्लीकेशन में डिस्पोज होती है और मुकदमे से आपको छुट्टी मिल जाती है। लेकिन यदि वह महिला अधिकारी पैसे लेकर के या किसी कारण प्रभाव में आकर के वो एप्लीकेशन डिस्पोज नहीं करती है और अब वो एप्लीकेशन आगे प्रोसीड कर देती है और जो दोनों के बीच बैठ के मीडिएशन हो रहा था थाने का, वो फेल कर देती है और उसकी रिपोर्ट कोर्ट भेज देती है, तो यह दूसरा चरण शुरू हो जाता है। अब यह मामला माननीय न्यायालय के समक्ष आ जाता है और इसकी चार्जशीट यानी आपके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, एफआईआर में जो आरोप लिए गए हैं, वो तय होने लगती हैं। दोस्तों, यहाँ से आपकी दूसरी रेमेडी, दूसरा उपचार चालू हो जाता है कि आप तुरंत इंडियन प्रोसीजर कोड के तहत आप तुरंत माननीय हाई कोर्ट में 482 सेक्शन के अंतर्गत एक एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। किसी वकील के माध्यम से एक एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं और वहाँ पर एफआईआर क्वाशिंग पे भी जा सकते हैं कि आपके खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया है वो झूठा है, आपने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। और उसके आप जब एप्लीकेशन को बना रहे होंगे या अपने अधिवक्ता को जब यह करने के लिए आप उसको डायरेक्ट कर रहे होंगे, तो आप उसे वो सबूत भी दें कि आपके रिश्तेदार या आपके परिवारजन जब यह तहरीर की समय दिया जा रहा है या जब घटना का समय दिया जा रहा है वो घर पे थे ही नहीं, या जो हमारी बहनों का, जो हमारे चाचा चाचियों का जिन्होंने नाम लिया उस एप्लीकेशन में, वो लोग उस मौके पर थे ही नहीं या उस घर में नहीं थे, वो पूरी सारी जानकारी अपने साक्ष्य के साथ अपने वकील को दे ताकि वह 482 में आपके एफआईआर क्वाशिंग को अच्छे से न्यायालय में रिप्रेजेंट कर सके और वहीं से आपका मुकदमा ख़त्म करा दे। दोस्तों, ये दो ऐसे उपकरण हैं जहाँ से आपका मुकदमा तुरंत ख़त्म हो जाता है एक ही सिंगल पेशी में। दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर वहाँ से भी आपको राहत नहीं मिली है, किन्हीं कारणों से अपने पक्ष को आप साबित नहीं कर पाए हैं, तो आपके पास एक तीसरा विकल्प भी बचता है। वह विकल्प यह है कि 482 के तहत आपको वह कोर्ट तुरंत आपको एक डायरेक्ट कर देगी, माननीय न्यायालय को डायरेक्ट कर देगी, एक डायरेक्शन दे देगी कि जो यह व्यक्ति है, जो पीड़ित है, इसके यह जो परिवार वाले हैं, जो यह मौके वारदात पे नहीं थे, उन्हें नाम से निकाल दिया जाए। और वह उस कोर्ट को अगर लगता है कि यह लोग उस घर पे रह रहे थे या उनके खिलाफ कुछ साक्ष्य है, तो आपको हो सकता है कि आपका नाम ना निकाल करके, आपके एफआईआर रिक्वेस्ट ना करके, कुछ नाम को अपने तरफ निकाल करके वो डायरेक्शन आपके फेवर में आ जाए। दोस्तों, चार्जशीट आने के बाद आपके खिलाफ एक सम्मन आ जाता है, आप तुरंत कोर्ट में पेशी पे जाने लगते हैं। इसके बाद क्या है, आपके पास क्या उपचार है, कैसे आप अपने मुकदमे को ख़त्म करा सकते हैं। दोस्तों, अगर चार्जशीट आपके खिलाफ कोर्ट में आ जाती है, आपने डायरेक्शन के साथ आपने इंटरिम बेल करा लिया है या रेगुलर बेल पे आ गए हैं बाहर, तो आप अपने केस को मजबूती देने के लिए, आपको मजबूती से अपने पक्ष को रखने के लिए, चूँकि मुकदमा झूठा है, आप उसके ट्रायल में जैसे ही आपके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद फाइल एविडेंस में आती है, उसके बाद गवाही पे आती है, तो गवाही में आप उन गवाहों को जो आपके घर या परिवार के जो आसपास के रहने वाले हैं, जो आपके फेवर की बात करते हैं, उनको न्यायालय में ले जाएं और उनसे गवाही दिलवाएं। वो गवाहियाँ DW1 के तहत होती हैं, डिफेंस विटनेस के तहत होती हैं। और यदि आपकी घर की वह महिला, नवविवाहिता महिला ने मारपीट का भी लगाया है, तो 323 की भी सेक्शन आप पर लगता है, जिसके तहत मेडिकल रिपोर्ट अगर दिखाती है और अगर ऐसी कोई मारपीट नहीं की गई है, तो आप उस पर भी बात करके अपना मुकदमा ख़त्म कर सकते हैं। और मुकदमा आपका इन आधार पर ख़त्म होगा कि आपका कोई विटनेस हॉस्टाइल हो जाए या फिर वो विटनेस जो रख रही है वो अपनी बात से मुकर जाए, तब भी आपका मुकदमा ख़त्म हो सकता है। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं जो हमारे साथी भाई बहन हैं वो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन बटन को टिक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके समझ ऐसी नई जानकारियाँ लेके आता रहूं और आपको समाज में ऐसे ही आपको प्रेरित करता रहूं, ताकि आपकी आने वाली समस्याओं को तत्काल प्रभाव से निवारित किया जा सके। धन्यवाद।